जर्नी पर आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर झा, आपका दोस्त। दोस्तों, सक्सेस स्टोरी में आज हम लोग जो है बात करने जा रहे हैं एक ऐसी लड़की की कहानी जो दिल्ली के आजादपुर की रहने वाली है और वहां से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया है और फिर आज जो रिजल्ट मतलब आया हुआ है सीजीएल 2019 की, उसमें इनको एग्जामिनर का पोस्ट मिला है। एग्जामिनर का पोस्ट इन्होंने क्यों चूज किया? क्योंकि इनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, ये भी हम लोग पूछेंगे इनसे। और तमाम तरह का इनका जो सक्सेस का जर्नी रहा है स्टार्टिंग से लेके अब तक, ये सब हम लोग एक एक करके इनसे पूछेंगे। तो चलते हैं सीधा हम लोग दिव्या पाल के पास। जी दिव्या जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी दिव्या, दिव्या आपके बारे में हल्का फुल्का जो है इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए आप। यस सर, मेरा नाम दिव्या पाल है और मैं दिल्ली आजादपुर की रहने वाली हूँ। मेरी फैमिली में मम्मी पापा दादी मैं और मेरा एक बड़ा भाई और बड़ी बहन है। वो दोनों मैरिड हैं और मेरा भाई मर्चेंट नेवी में है और मेरी भाभी किंग्स यूनिवर्सिटी लंदन में एज अ साइंटिस्ट वर्किंग है और मेरी सिस्टर और उनके हस्बैंड दोनों कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्किंग हैं और मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं और मेरे पापा बिजनेस करते हैं। ओके, मतलब और एक ऐसा परिवार है जहां हर तरह का प्रोफेशन मौजूद है, नहीं? हाँ जी सर, बस एक गवर्नमेंट जॉब की कमी थी, वो वो आपने भी अब पूरी हो कर गया है दी। वो बाकी। यस आपने पूरी सर। कर दी है, बहुत बढ़िया। चलिए, यस आपको सर। बहुत बहुत बधाई हो इस पोस्ट के लिए जो कि आपका पहला चॉइस था। जब आप यस डॉक्यूमेंट सर। वेरिफिकेशन के समय जब आपने मुझसे बात किया था, तो मुझे याद आ हाँ रहा है जी कि सर। आपने ये पहला चॉइस दिया हुआ था और आप चाहती थी कि जी सर। मुझे एग्जामिनर मिल जाए, और भगवान की दया से और आपके हार्ड वर्क के कारण आपको वो चीज मिल गई है। कैसा लग रहा है जी जैसे सर। आप रिजल्ट महसूस, मतलब जब आया सर था, कैसा अभी महसूस कर रहे हैं जी? सर एक तो पहले तो कॉन्फिडेंस था कि हाँ, हो जाएगा एग्ज़ामिनर में क्योंकि मार्क्स ठीक थे इस बार, पर कोर्ट केस की वज़ह से इतना ज़्यादा डिले हुआ कि अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस, एक डर भी आने लगा था कि पता नहीं सीपीटी में कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, टाइपिंग क्लियर होगी कि नहीं। तो ये सब की वज़ह से, डिले की वज़ह से वो थोड़ा रहा, बट मेहनत करी थी तो था कि हो जाना चाहिए एग्ज़ामिनर पोस्ट पर। ओके, चलिए, एक क्वेश्चन मेरे जहन में अभी जस्ट आया है दिव्या जी, कि आपके हाँ जी। परिवार में सब लोग सब काम कर ही रहे थे, गवर्नमेंट जॉब में कोई नहीं था, तो आखिर ये गवर्नमेंट जॉब कहां से आपके दिमाग में आया? और दूसरी चीज कि एसएससी ही क्यों? सर एक्चुअली मेरी ग्रेजुएशन स्टार्ट हुई थी 2013 में और 2016 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी बीएससी बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स शिवाजी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। उसके हम्म। बाद मेरे फादर का मन था कि मैं गवर्नमेंट टीचिंग सेक्टर में जाऊँ, तो उसके लिए मेरा बीएड में एडमिशन हुआ और मैंने बीएड भी की। 2018 में मेरा बीएड कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने सीटेट भी क्लियर किया, बट उसके लिए कुछ खास प्रिपरेशन नहीं की थी। सीटेट मैंने दिया तो वो मेरा हो गया था क्लियर। देन मैंने केवीएस भी अटेम्प्ट किया था, बट बहुत कम टाइम था। दिसंबर 2018 में ही केवीएस का एग्ज़ाम था, वो मेरा 3-4 मार्क्स से रह गया था। ओहो। और उसके बाद यस सर, तो हम्म। पर मेरा मन ये टारगेट था कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। मेरा मन गवर्नमेंट सेक्टर में ही था। पर और अल्टीमेट टारगेट मेरा था कि यूपीएससी मुझे करना है। तो पर हम्म। उसके लिए, उससे पहले मैं चाहती थी कि एक जॉब सिक्योरिटी ज़रूरी है, एक जॉब होना चाहिए। उसके बाद हम्म। मुझे पता चला कि जब मैंने टीचिंग के फॉर्म्स फिल करने स्टार्ट किए, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा, तो मेरा जो सब्जेक्ट है बीएससी बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स, ये बहुत ही अलग है। डीयू में कोर ऑनर्स ही पढ़ाते हैं, स्पेशलाइज़ेशन उसी सब्जेक्ट का पढ़ाते हैं। ये लोग मिक्स नहीं कराते कि उसमें ज़ूलॉजी भी हमें पढ़ाएँ या बॉटनी भी, मैथ्स भी, केमिस्ट्री भी। वो कोर बायोकेमिस्ट्री ही पढ़ाते हैं। तो मैं उसमें एलिजिबल ही नहीं थी। के केवीएस में सिर्फ़ एलिजिबल थी, बाकी जो आर्मी स्कूल्स की वैकेंसी होती हैं या एनवीएस की होती हैं, उसमें मैं एलिजिबल नहीं थी। तो मेरे लिए वो बहुत लिमिटेड वैकेंसीज़ हो गई थी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि एमएससी कर लेते हैं, तो एज़ अ पीजीटी भी ऑप्शन रहेगा, तो एक चांस थोड़ा फ़ील्ड बढ़ेगा कि चांस ज़्यादा रहेंगे जॉब के। तो मैंने तब स्टार्ट की एमएससी की प्रिपरेशन, तो मेरा आईआईटी में भी हो गया था फॉर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी।
वो मेरा क्लियर हो गया था और जेएनयू जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी वो भी एंट्रेंस मेरा क्लियर हो गया था। बट उसी दौरान जब मैं एमएससी के लिए कोचिंग ले रही थी यहीं जेटीबी नगर से, तो वहाँ मेरे घर में उस वक़्त एक्चुअली कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, तो घर पर पढ़ाई नहीं हो पाती थी, तो वहाँ पर मैंने लाइब्रेरी जॉइन किया था। तो लाइब्रेरी में मेरे को एक ऐसा एनवायरनमेंट मिला, सारे वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब वाले स्टूडेंट्स थे, बहुत अच्छे से एसएससी के बहुत बच्चे तैयारी कर रहे थे। तो मैंने वहाँ पर उन लोगों ने जब मेरा रिज़ल्ट आया कि मेरा आईआईटी एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में सिलेक्शन हो गया है, तो उन लोगों ने मुझे थोड़ा इंस्पायर किया कि सिर्फ़ 4-5 महीने पढ़कर तुम्हारा आईआईटी क्लियर हो गया है तो और गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है तो तुम एसएससी की तैयारी कर सकते हो एज़ अ बैकअप और उसके बाद यूपीएससी कर लेना। तो मैंने फिर सोचा और वो एक मतलब बहुत बड़ा स्टेप था मेरे लिए आईआईटी को छोड़ना और कुछ कंफर्म भी नहीं था कि एसएससी क्लियर होगा कि नहीं होगा। तब मैंने एसएससी की प्रिपरेशन 2018 में स्टार्ट की 2019 जनवरी में मैंने स्टार्ट किया था और जून 2019 में एग्ज़ाम था प्रीलिम्स 2018 सीजीएल वाला, सिर्फ़ 5 महीने थे मेरे पास तैयारी करने के लिए और उसमें मैंने फिर कोचिंग पता किया, तो कोचिंग में तो 1 ईयर कोर्स था। तो मैंने सोचा ये वो तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा और तब तक इतना वो 18 वाला अटेम्प्ट फिर मैं नहीं दे पाती क्योंकि 5 मंथ्स में तो सिलेबस ही नहीं कंप्लीट होता कोचिंग में। तो मैंने खुद से प्रिपरेशन स्टार्ट किया। थोड़ा जो मेरे लाइब्रेरी में फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, बहुत गाइडेंस मिली उनसे। तो मैंने यूट्यूब पर जो फ्री वीडियोज़ अवेलेबल थी गगन प्रताप सर की भी थी और अभिनय शर्मा सर की भी थी और भी बहुत सारे टीचर्स की वीडियोज़ अवेलेबल थी। तो मैंने उन्हीं से ही अपना सिलेबस कवर किया और बट मुझे तब प्रैक्टिस के लिए टाइम कम मिला था। यस सर। तो 18 का जो है वो आपका पहला अटेम्प्ट था, राइट? यस सर। उसमें अच्छा। मेरे को टाइम कम मिला, 5 मंथ्स की ही प्रिपरेशन में मैंने प्रीलिम्स दिया था, बट मेरा प्रीलिम्स भी हो गया था क्लियर। उसके बाद कुछ हेल्थ इश्यूज़ रहे और कुछ फैमिली इश्यूज़ थे, तो उसका मेंस में मेरा स्कोर कम रह गया था, बट मेंस भी मेरी कट ऑफ क्लियर हो गई थी, टियर 3 भी हो गया था एंड फाइनल कट ऑफ में मेरा 3 मार्क्स से रह गया था। ओके, मतलब होता भी तो छोटा हाँ पोस्ट जी मिलता सर। आपको, राइट? हाँ, मिलता तो टीए, सीबीआईसी वगैरह ही मिल पाता। हाँ, तो चलिए एक तरह से कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, देर आए तो दुरुस्त जी आए। सर। तो ये जी है। सर। 2019 की जो स्टोरी है उस पर आने से पहले मैं थोड़ा दर्शकों से बात कर लूं। दोस्तों, ये जो दिव्या पाल है ये मेरे ही कॉलेज से पढ़ी है। अभी आपने सुना है शिवाजी कॉलेज का नाम लिया इन्होंने। मैं भी 1 साल शिवाजी कॉलेज का ही स्टूडेंट रहा हूं, तो वहां भी मेरी ये जूनियर है और यहाँ भी जो है हमारे ही डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने के लिए आ रही है, तो महज इत्तेफाक है। जी सर। और तीसरी चीज ये बताना चाहूंगा, जहां से ये रह रही है, जहां दिल्ली में आजादपुर जो है एक जगह है, जहां से बहुत 2-3 किलोमीटर पे ही मुखर्जी नगर नाम का एक जगह है जो गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ही फेमस है। वहां पर आपको एसएससी हो चाहे यूपीएससी हो, सबके कोचिंग और एनवायरनमेंट वहां पर मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि मुखर्जी नगर का भी कुछ आपका रहा है उसका इफेक्ट आपके जी ऊपर। सर, मुखर्जी नगर पूरा स्टूडेंट एरिया, स्टूडेंट हब है, एजुकेशन हब है, तो उस वक़्त तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर एनवायरनमेंट मिला। एक एनवायरनमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है पढ़ाई करने के लिए, जी तो जी। वो बहुत हेल्पफुल रहा। ओके। क्योंकि चलिए सर अब हम मेरे लोग। फ्रेंड सर्कल में कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं था, फैमिली में भी नहीं है, तब भी नहीं था और मेरे जितना स्कूल फ्रेंड्स या कॉलेज फ्रेंड्स जो थी, सब आईटी सेक्टर में प्राइवेट जॉब्स में ही हैं। तो एक माहौल पर मेरा मन था कि गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है, हम्म। तो वो एक एनवायरनमेंट मुझे मिला वहाँ पर और बहुत गाइडेंस भी मिली। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 2019 की कहानी, जो आपके सफलता की कहानी है। तो 2019 का जो आपने प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया और फिर टीयर 3 दिया, उसकी स्टोरी 1 बाय 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं टीयर 1 से। कैसे तैयारी की, कहां से स्टार्ट किया और कैसे एनर्जी आप लेके आए, क्योंकि 2018 की जो है असफलता आपके ऊपर थी। यस सर। 2018 का सर एटलीस्ट मैं फाइनल कट ऑफ में रह गई थी बट मेरे पास मुझे इससे ये बहुत हेल्प मिली कि मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर हुआ, मेंस भी और टियर 3 भी। तो मुझे एक एक्सपीरियंस मिल गया और थोड़ा-सा एक जो प्रेशर होता है एग्ज़ाम में बैठने का, हम घर पर मॉक टेस्ट देते हैं और एग्ज़ाम में जो
एक्चुअल पेपर होता है उनमें बहुत डिफरेंस होता है, वहाँ पर प्रेशर भी बहुत होता है माइंड पर, तो थोड़ा-सा उसमें मुझे बहुत हेल्प मिली कि एटलीस्ट मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ बट एक्सपीरियंस मुझे मिला। तो 2019 में मेरा तब तक सिलेबस कवर अप हो चुका था, तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिस और अपनी स्कोर इम्प्रूवमेंट, एक्यूरेसी इन सब पर काम करना था। तो उसके लिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स बहुत प्रैक्टिस किए और मॉक्स मैंने बहुत लगाए थे। मॉक्स में इम्प्रूवमेंट होने की वजह से मेरे को बहुत हेल्प मिली। तो सर प्रीलिम्स में मेरा 152 रॉ स्कोर था एंड 174 मेरा नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज्ड स्कोर था। यस सर। तो सेक्शन वाइज अगर हम बात करें कि मैथ्स की तैयारी और रीजनिंग की तैयारी के बारे में, उसके बारे में बताइए। सर एक्चुअली मेरा मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक था। ओके। इंग्लिश मेरा यस फिर सर। तो मेरे ख्याल से जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं 95% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मैथ्स जो है वो डर लगता है। तो उनके लिए आप बताइए क्या है, क्या राज है कि मैथ वीक होने के बाद भी सर आप इतना अच्छा पोस्ट लेके आए। जी दिव्या जी। सर मैथ्स का सिर्फ एक यही राज है कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक और रिवीजन। सिलेबस खत्म होने के बाद यही हेल्पफुल होता है। उससे इंग्लिश में सर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मेरा स्कूलिंग अच्छी थी, तो उसमें मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई। सिर्फ एक एमबी पब्लिकेशन की जो बुक होती है, मैंने उसमें से कुछ सिनोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और इडियम फ्रेजेस ये अच्छे से पढ़े थे। बाकी इंग्लिश का मेरे को और किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही रीज़निंग की। जीएस मैंने राकेश यादव सर की एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स की बुक आती थी, वो पढ़ी थी और करंट अफेयर्स मैंने गौरव गर्ग सर हैं स्टडी आईक्यू से, उनका करंट अफेयर्स मैंने वहाँ से प्रिपेयर किया था। और सर बस मैंने सबसे ज़्यादा मैथ्स में मेहनत की थी, मैं पूरा 10 घंटे पूरा दिन ऑलमोस्ट मैथ्स ही पढ़ती थी और बाकी सब्जेक्ट्स तो एग्ज़ाम से थोड़े बहुत दिन पहले ही मेरे को करने की ज़रूरत पड़ती थी। ओके, तो अगर मान लीजिए किसी का मैथ वीक है, जैसे आप बता रही हैं, आपके जैसा ही है समझ लीजिए, तो वो जब स्टार्ट करेगा तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? सर सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मेरा मैथ्स में भी अरिथमेटिक में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। हालाँकि मैंने सुना है ऐसा कि बच्चों को एडवांस मैथ्स थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम लगता है, बट मेरे को अरिथमेटिक में प्रॉब्लम आती थी। तो मैंने पहले अरिथमेटिक मैथ्स से स्टार्ट किया था। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में हम प्रैक्टिस करें तो अच्छा होगा। तो मैंने पहले कॉन्सेप्ट्स बहुत बार क्लियर किए और डेली मैं हर चैप्टर का जब मॉक टेस्ट देती थी, इंडिविजुअल क्विज़ भी देती थी टॉपिक वाइज़ और फुल लेंथ टेस्ट भी लगवाती थी। और डेली मैं चाहे मुझे फ़ॉर्मूला सारे रिवाइज़ हैं, कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज़ हैं, बट तब भी मैं डेली फ़ॉर्मूलाज़ और कॉन्सेप्ट्स एक बार ज़रूर देखती थी। क्योंकि वो बहुत हेल्प करता है कि डायरेक्ट ट्रिक्स वगैरह थी, मैंने कुछ तो ऐसा किया था जो रिज़ल्ट होते थे डायरेक्टली, कुछ क्वेश्चन्स फिक्स होते हैं एसएससी में कि प्रीवियस ईयर पैटर्न ही चलता है। तो वो रिज़ल्ट्स अच्छे से तुम्हें पता हो तो वो टाइम बहुत सेव करते हैं एग्ज़ाम में। यही स्ट्रैटेजी होती है कि हम लोग थोड़ा-सा और कुछ सेकंड्स बचाकर 1-2 क्वेश्चन्स और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर सकते हैं और बच्चों से ज़्यादा। मतलब बेसिक पे पूरा काम करना है अच्छे से, और फिर प्रीवियस ईयर यस सर। और जो फॉर्मूलाज है और जो स्क्वायर है, टेबल है, क्यूब रूट है, वो सब पूरा रट जाना है अच्छे से, जिससे कि यस आप सर। फटाफट उसका टाइम बचा सके। इवन दोस्तों दिव्या ने एक चीज और बताई है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी आप रट जाइए जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो भी आपको जो है कुछ सेकेंड सर जो है। जैसे यस सर, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रिजल्ट्स एकदम फाइनल होते हैं कि वही उनका कंक्लूजन आएगा या वही उनका पैटर्न है। तो अगर हम उनको दिमाग में अपने रखते हैं, तो डायरेक्टली हम एग्ज़ाम में वो लगाकर हमारा क्वेश्चन बहुत शॉर्ट हो जाता है उसी से ही। तो हमारे कुछ सेकंड्स तो बच ही जाते हैं उसमें। मतलब क्वेश्चन देखा और आंसर मारा फटाफट। तो ऐसे यस अगर सर। 4-5 क्वेश्चन मिल गया तो हो गया, नैया पार है। यस सर। चलिए और अभी एग्ज़ाम आपने। में बहुत ज़रूरी होता है कि पहले जो टॉपिक्स हमारे स्ट्रॉन्ग हैं और वन गो में हम वो कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले हम वही अटेम्प्ट करें, उसके मुश्किल या डिफिकल्ट क्वेश्चन्स के पीछे हम ना भागें, वो हम ओके, स्किप कर दें। तो पहले आपको क्या अटेम्प्ट कर किया था आपने प्रीलिम्स में? टियर 1 का क्या था स्ट्रेटजी आपका?
सर उसमें सबसे पहले मैंने रीजनिंग अटेम्प्ट किया था और उसके बाद इंग्लिश और जीएस, ये मैंने टारगेट रखा था कि 7 टू 8 मिनट्स या मैक्सिमम 9 मिनट्स में मैं कंप्लीट कर लूँ ये दोनों सेक्शंस, जीएस एंड इंग्लिश। और उसके मैं क्योंकि ये चाहती थी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेरे लिए मैथ्स के लिए बचाए। ओके, देन मतलब लास्ट में मैंने मैथ्स अटेम्प्ट किया। जीएस और इंग्लिश दोनों 9 मिनट में कंप्लीट। यस सर। अरे बाप रे, नया चीज मिला। दोस्तों आप देख लीजिए, जो भी एस्पिरेंट देख रहे हैं, 9 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन जीएस का, 25 क्वेश्चन इंग्लिश का आपको कंप्लीट करना है अगर एग्जामिनर बनना है तो। ये ध्यान रखना है आपको। ये हो गया दो चीज। उसके बाद फिर अटेम्प्ट लेती थी आप रीजनिंग के लिए? नहीं सर, सबसे पहले रीजनिंग देन जीएस और इंग्लिश। इससे क्या होता था, माइंड में एक ये रहता था कि हमारा एग्जाम का काफी सेक्शन कंप्लीट हो गया। 3 सेक्शन तो ऑलमोस्ट हाफ एन आवर में कंप्लीट। 20 मिनट्स अगर हम रीजनिंग भी लगाएं और 10 मिनट्स जीएस एंड इंग्लिश लगाएं तो 30 मिनट्स तब भी हमारे पास मैथ्स के लिए बच जाता था। ओके, मतलब आपका ये था स्ट्रेटजी कि एनी हाउ 30 मिनट्स हमको मैथ्स के लिए बचाना है, अब बाकी के 30 यस मिनट्स सर। जो स्टार्टिंग का होगा उसमें तीनों सेक्शन निपटा देना है। यस सर। और रीजनिंग पहले लेना है क्योंकि उसमें एक्यूरेसी के साथ 25 आउट ऑफ 25 हमको करेक्ट करना है, और उस उधर यस इंग्लिश सर। और जीएस में फास्ट 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 निकल जाना है, राइट? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। जब आप क्वेश्चन लगा रही थी, मतलब रीजनिंग का हो या फिर मैथ्स का हो, उसमें क्या होता है कि वन गो में कहीं कहीं आप फंसते हैं, ठीक है? कहीं कहीं लगता है यस सर। कि अरे ये बनना तो चाहिए, बन नहीं रहा है, और मैं तो इसमें स्ट्रांग हूं, दिक्कत आ रही है। तो वहां पर क्या करते थे आप, या फंसे थे क्या आपके प्रीलिम्स में टीयर 1 में ऐसा यस कोई सर, क्वेश्चन? ऐसा होता है कि हमने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया है तो वहां पर हम अटेम्प्ट करने की उसको कोशिश करते हैं कि हाँ ये टॉपिक हमें आता है तो हम इसको अटेम्प्ट करते हैं। बट वो कैलकुलेशन अब ऐसा आने लग गया है टीसीएस में कि क्वेश्चन आते हुए भी फंस जाता है और उसका आंसर नहीं निकल रहा होता। तो सर मैंने एक टारगेट अपना लगाया हुआ था कि मैक्स टू मैक्स अगर कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैक्स टू मैक्स उसको 1 मिनट मैं दे पाऊँ। अगर उससे ज़्यादा वो टाइम ले रहा है, तो मैं उसको छोड़ के आगे बढ़ जाऊँ। अपनी अगर कोई भी इसको अपनी ईगो पर लेने लग गया कि मैंने तो इस पे 1 मिनट वेस्ट कर दिया, अब तो ये मैं पूरा करके ही रहूँगा या करके ही रहूँगी, तो सर उसमें 3 मिनट्स भी चले जाएँगे और तब भी हमें पता नहीं चलेगा कि वो अटेम्प्ट हुआ या नहीं हुआ। उसके चक्कर में उतनी देर में अगर कोई जो ईज़ी क्वेश्चन्स है, वो हम 4 या 5 या 6 क्वेश्चन्स भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम मैं किसी डिफिकल्ट क्वेश्चन में ये सोचती थी 1 मिनट में हो पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसको स्किप करके आगे बढ़ जाओ। ओके, मतलब टारगेट सेट कर लेना है दोस्तों कि अगर 1 मिनट में हुआ है तो ठीक, नहीं तो जयराम जी की बोल के आगे निकल जाइए। यस सर। ठीक यस है, ये सर। हो गई कहानी टीयर 1 की। तो जैसे टीयर 1 आप दे के आए आज, जैसे मान लीजिए किसी ने एग्जाम दिया होगा, तो आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि टीयर 1 तो क्लियर हो ही रहा है, यस राइट? सर। तो टीयर 2 की तैयारी आज से कर रहे थे या 10 दिन रिलैक्स लिए थे? सर 1 वीक रिलैक्स लिया होगा बट वो भी पूरा रिलैक्स नहीं था, बीच में थोड़ा-थोड़ा देखते रहे कि ठीक है इंग्लिश की बैठे-बैठे क्विज़ ही कर लेते हैं फ़ोन में, क्योंकि पूरा पढ़ाई से टच अगर हट जाता है तो फिर इंटरेस्ट बनाने में 1 वीक और लग जाता है उस फ्लो में आने में। सिटिंग भी हमारी कम हो जाती है बैठकर पढ़ने की। तो इसलिए पूरा तो नहीं छोड़ा था बट 2-3 डेज़ रिलैक्स करके उसके बाद थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट किया कि फ्लो में आने लगे हैं वापस से स्टडी के। तो टीयर 2 की तैयारी कैसे की है, उसको थोड़ा सा एलोबरेट कीजिए, क्या क्या किया उसमें? अ, यस सर, टियर 2 का भी मेरे को ये तो था कि प्रीलिम्स में मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, बट मैं चाहती थी कि मेरी AAO वाली भी कट ऑफ क्लियर हो पाए। क्योंकि एक तो उसमें क्या होता है, बच्चे 4800 ग्रेड पे बहुत कम चूज़ करते हैं। सबसे पहले मोस्टली सब लोग 4600 ग्रेड पे को ऊपर रखते हैं। तो मुझे था कि इस बार मुझे जॉब लेनी ही थी 2019 सीजीएल से। तो एक ऑप्शन मेरे पास होना चाहिए कि अगर मेरा क्योंकि मुझे मैथ्स से बहुत डर लगता था और मेंस में तो वैसे ही 200 मार्क्स का मैथ्स था। तो अरे अगर मुझे मुझे लगा कि अगर मेरा मैथ्स कहीं न कहीं रह गया या कम स्कोर कर पाई मैं, तो एट लीस्ट मेरे पास 4800 ग्रेड पे का ऑप्शन हो। तो मैंने इसलिए पहले तो मैथ्स से ही स्टार्ट किया मेंस के लिए प्रिपेयर करना। उस वक़्त सर लॉकडाउन भी लग गया था, तो जैसा कि मैंने बताया मैंने लाइब्रेरी जॉइन की हुई थी, तो वहाँ पर एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था।
बट वो सब क्लोज हो गया था लॉकडाउन में, तो घर पर ही पढ़ाई करनी थी। कुछ दिन तो पढ़ाई करने में बहुत प्रॉब्लम आई, एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा था और मन भी कम कर रहा था क्योंकि ये भी नहीं था पता था कि एग्ज़ाम कब होगा, बहुत वरना जून में एग्ज़ाम होना था और वो डिले होकर पूरा नवंबर में जाकर एग्ज़ाम हुआ। टाइम तो हम्म। मिला काफ़ी, तो उस टाइम को मैंने बहुत यूटिलाइज़ किया और मैथ्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की और बीच में मैंने डबल एओ का भी इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स जो मुझे पढ़ना था, वो भी मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो हम्म। उसके बाद सर जब रिज़ल्ट आया प्रीलिम्स के मार्क्स आए, तो मेरी कट ऑफ क्लियर हो गई थी हम्म। डब्ल्यूओ वाली भी, बट बहुत कम मार्जिन से हुई थी, बट हम्म। हो गई थी। तो मुझे लगा अब तो ये चांस नहीं जाने देना चाहिए, इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मैंने हम्म। उसका भी प्रिपेयर किया और मैथ्स की भी प्रिपरेशन की। अ, इंग्लिश मैंने कम ही पढ़ा जैसे बताया कि इंग्लिश में पर हाँ, मैं मॉक्स ज़रूर लगाती थी इंग्लिश के और बाकी हम्म। जो स्टैटिक पार्ट था सिनोनिम्स वगैरह वो सब मैं देख लेती थी। रूल्स मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी हम्म। क्योंकि स्कूलिंग बैकग्राउंड अच्छा था तो रूल्स की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी थी। हम्म। उसके बाद मेंस मैंने अटेम्प्ट किया तो 18th नवंबर में मेरी शिफ्ट थी वैसे, पर मुझे हम्म। ऐसा लगा कि जितनी मेहनत मैथ्स में करी एग्ज़ाम उस तरह से नहीं आ पाया था। 18th नवंबर ईज़ी शिफ्ट थी। पर हम्म। उसमें भी सिली मिस्टेक्स होने का तो डर था, बाय चांस हो भी जाती हैं। पर सब हम्म। अच्छा रहा और मैथ्स में मेरा 197.5 रॉ स्कोर था, जो कि नॉर्मलाइज़ होकर 231.76 बना और हम्म। इंग्लिश में मेरा 183.5 रॉ था, जो कि नॉर्मलाइज़ होकर 186.5 बना और हम्म। डबल-ओ में मेरा 111.5 मार्क्स थे। मतलब तहलका मचा दिए, टीयर 2 में एकदम घमासान बैटिंग हुई। बहुत बढ़िया। तो जो टीयर 2 का समय जो रहता है दिव्या जी, तो रोज आप एक एक मॉक लगाते थे, जैसे इंग्लिश का मॉक एक लगा लिए, एक मैथ्स का लगा लिए, फिर एक डबल ए वाला जो है उसका लगा लिए, या कैसे करते थे आप मॉक को? सर रोज लगाते थे? लॉकडाउन में टाइम तो बहुत मिला, तो स्टार्टिंग के 2-3 मंथ्स तो मैंने वही प्रैक्टिस किया, सब कॉन्सेप्ट्स वगैरह फिर से डीपली रिवाइज़ किए, क्योंकि प्रीलिम्स में सिर्फ 50 मार्क्स की मैथ्स होती है, तो उसमें इतना डीपली करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट मेंस में 200 मार्क्स का मैथ्स होता है, तो बहुत डीपली हमें सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो मैंने पहले तो वही सब कॉन्सेप्ट्स अपने बहुत अच्छे से क्लियर किए और मैंने फ़ोकस ज़्यादा किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए। हम्म। पीडीएफ में से भी प्रैक्टिस किए एंड टेक्स्ट बुक पर ऑनलाइन मॉक्स के फॉर्म में अवेलेबल थे प्रीवियस ईयर पेपर्स, हम्म। 2016 से लेकर 2018 तक के। वो हम्म। सब मैंने बार-बार लगाए और न्यू मॉक्स भी लगाए और सर लास्ट में मॉक्स का तो ये था कि मैं 1 दिन में 2 आवर्स का होता है मॉक हम्म। मेंस का, वो मैंने 3 मॉक्स भी दिए हैं और अरे 1 बाप रे! इंग्लिश का 3 और उस इंग्लिश का, उन सबको 3 मैथ्स का नहीं और 1 3 इंग्लिश मैथ्स का। का और 1 इंग्लिश का। जी सर। बाप रे! और ऐसा भी किया है मैंने फिर उनको एनालाइज़ भी करती थी और एनालाइज़ करने में जो क्वेश्चन्स मेरे ठीक होते थे, मैं उनको भी दोबारा देखती थी कि ये मैंने अगर लॉन्ग मेथड से किया है, तो मैं इसको कैसे शॉर्ट कर सकती हूँ। उसको हम्म। कैसे और छोटे तरीके से करके मैं अपने कुछ सेकंड्स बचा सकती हूँ, ताकि जो क्वेश्चन्स मुझे नहीं आते, मैं वो टाइम उसमें इन्वेस्ट कर पाऊँ। तो दोस्तों आप समझ रहे हैं कि 3 मॉक मैथ्स का, 1 मॉक इंग्लिश का और विद एनालिसिस, तो कितना घंटा हो गया आप देख लीजिए। मेरे ख्याल से 10-12 घंटे से ऊपर का हो गया स्टडी। तो 10-12 घंटे भी दिव्या ने पढ़ा है। और जो ये बोलते हैं कि बस ऐसे ही तुच्छे में लोग सफल हो जाते हैं, तो एसएससी जो है वो खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाते हैं अच्छे अच्छों का। वो जो कहावत है वो यहाँ पर चरितार्थ हो रही है। मतलब आपको सर हमने पढ़ना भी पड़ेगा। बहुत यस सर, हमने भी बहुत यूट्यूब वीडियोज़ देखे थे कि कैसे तैयारी कर सकते हैं या टॉपर्स ने कैसे तैयारी की। बहुत बच्चे बोलते थे कि हमने बस 5-6 आवर्स पढ़ो पूरे दिन में और हो हम्म। जाएगा। पर सर मुझे लगता नहीं है कि वो सच है या हो भी सकता है किसी के लिए अगर किसी ने पहले प्रिपरेशन की है और किसी एग्ज़ाम की, तो हो सकता है। हम्म। बट मेरे पास हमेशा टाइम बहुत कम था। मैंने प्रिपरेशन लेट स्टार्ट की थी, तो मुझे कम टाइम में सिलेबस कवर भी करना था, एक्यूरेसी भी बनानी थी और स्पीड भी बनानी थी। तो उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा डिवोट करना पड़ा और जैसा कि मैंने बताया मैथ्स मेरा वीक पॉइंट था, तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स को ही टाइम डिवोट किया। तो सबको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी और उस हिसाब से उस पे काम करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक का जो डिस्कशन है कि आप लगभग अकेले ही तैयारी की है, राइट?
या कोई ग्रुप बन पाया था आपका? सर लाइब्रेरी में ग्रुप था, बट वो 2018 सीजीएल के टाइम पर था, और फिर 2019 में तो लॉकडाउन था, तो खुद घर पर ही प्रिपरेशन की थी सबको। मतलब आप और आपका मोबाइल, इसके अलावा कोई नहीं था? यस सर। ओके, बाप रे, वेरी गुड। खैर, टीयर 2 की कहानी हो गई है। अब हम लोग चलते हैं टीयर 3 में, जहां पर कि इंग्लिश इनका बहुत बढ़िया है। तो फिर भी कैसे तैयारी किया है और कितने नंबर थे? जी दिव्या। सर एक्चुअली ये है कि 2019 में तो टीयर 3 और टीयर 2 में सिर्फ 2 या 3 डेज का ही गैप था, तो इतना टाइम नहीं मिल पाया था टीयर 3 की स्पेसिफिकली प्रिपरेशन करने के लिए। बट 2018 के टीयर 3 के वक्त मैंने वो 1-2 महीने का टाइम मिला था, तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, और एक नोटबुक बनाई थी जिसमें कि बेसिक जो कुछ टॉपिक्स होते हैं, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स होते हैं, उनके बारे में पूरा प्रिपेयर कर और उनको लिख लिया था। उतने ही वर्ड लिमिट्स में जितना कि हमें एग्ज़ाम में लिखना होता है, प्रिपेयर कर लिया था। तो फिर मैंने 2019 में 2-3 डेज़ जो भी मिले थे, उसमें सिर्फ़ उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज़ किया, और बाकी जो करंट इश्यूज़ थे, एक बारी न्यूज़पेपर मैं थोड़ा पढ़ लेती थी। तो उसमें से थोड़ा-सा पॉइंट्स ऐड ऑन कर पाई। कितने नंबर आए थे टीयर 3 में? सर मेरे 2019 टीयर 3 में 73 मार्क्स थे। 73, मतलब टीयर 3 में भी इनका अच्छा नंबर था दोस्तों। मतलब तैयारी उस हिसाब से आपको भी करनी पड़ेगी। चलिए, तो अभी जो है हमने टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 देख लिया है। अब जब आप डीवी फॉर्म भर रही थी, तो उसमें उस वक्त क्या सोच रहे थे और क्या सोच के एग्जामिनर को ऊपर दिया? क्योंकि 52 तरह के पोस्ट हैं, तो 52 में से कौन सा पोस्ट लेना चाहिए और क्या हमें मिल पाएगा? तो उसके लिए क्या आपका स्ट्रेटजी था डीवी फॉर्म भरने के लिए? सर मेरा ये तो कन्फर्म था कि मेरा इंटरेस्ट थोड़ा फील्ड जॉब में है, और जहाँ पर मुझे कि एक्सपोज़र मिल सके। मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग जॉब पसंद है। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ज़्यादातर, वरना जिन लोगों से भी मैंने कंसल्ट किया, तो सब बोलते थे कि गर्ल्स के लिए सीएसएस बेस्ट है। बट हम्म। मेरा वो इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैंने उसमें सुना कि क्लेरिकल वर्क ज़्यादा है एज़ अ डेस्क जॉब। तो मैं वो तो मेरा इंटरेस्ट नहीं था। तो मुझे ये कन्फ्यूज़न था कि या तो जीएसटी इंस्पेक्टर दिल्ली मिल जाए, और या फिर एग्ज़ामिनर में मेरा इंटरेस्ट था, क्योंकि उसमें जैसा कि मैंने आपसे भी कंसल्ट किया था, और आपने वीडियो भी बनाई थी कि उस जॉब में एक्सपोज़र बहुत अच्छा है। तो हम्म। उसके बाद सर पर जीएसटी इंस्पेक्टर में प्रॉब्लम ये था कि उसमें प्रमोशन बहुत स्लो है, और इतने साल 2-3 साल एसएससी की प्रिपरेशन करने के बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए अभी मैं तैयार नहीं थी, कि हम्म। इतना ज़्यादा टाइम और एनर्जी इसमें चला गया कि हम्म। यूपीएससी तो अभी हिम्मत नहीं थी कि स्टार्ट करा जाए। बट हम्म। मुझे ये था कि कहीं न कहीं से अगर मैं उस कैडर में पहुँच पाई, तो मेरे लिए अच्छी बात होगी। तो हम्म। जीएसटी में तो प्रमोशन बहुत ज़्यादा स्लो था, इसलिए एग्ज़ामिनर मैंने ऊपर रखा, ताकि उसमें थोड़ा-सा प्रमोशन फ़ास्ट है बाकी सारी जॉब्स के कंपैरिज़न में। इसलिए हम्म। मैंने एग्ज़ामिनर ऑप्ट करा। मतलब इंस्पेक्टर ही बनना था, ये सोच के यस आपने, सर। आपके पास ऑप्शन था जीएसटी का और प्रिवेंटिव ऑफिसर का और एग्जामिनर का। तो आपने यस इन सर। तीनों में एग्जामिनर को ऊपर रखा और संयोग से या आपका जो हार्ड मेहनत है उसके कारण आपको एग्जामिनर मिल गया। ठीक है। यस सर। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि रिजल्ट जैसे ही अनाउंस हुआ, जो इंतजार आप पिछले 2-3 साल से कर रहे थे, टीयर 1 कब हुआ था इसका, 19 का? सर मार्च में हुआ था, मार्च 2020 में। 20 में, मतलब लॉकडाउन से जस्ट पहले। यस सर, और उसके बाद फिर नवंबर 2020 में मेंस हुआ। हम्म। उसका रिजल्ट फरवरी में आया, उसमें भी सिर्फ लिस्ट में नेम्स आए थे, मार्क्स नहीं आए थे। फिर जुलाई के हम्म। आसपास मार्क्स आए, और सितंबर में सीपीटी एंड डीवी हुआ, एंड देन अब 2022 में रिजल्ट आया एक फाइनली। अप्रैल 1 अप्रैल 2022 को आपका रिजल्ट आया है। तो जो नहीं सर, मार्च में 8 आपने 8 अप्रैल। यस सर। जो आपने मार्च में ये किया था, वो 8 अप्रैल को जो है ये फाइनल हुआ है, राइट? यस तो सर। ये जो 2 साल, मार्च से 2020 से 2021 2022, मतलब लगभग 2 साल का समय जो है, या इवन ज्यादा ही 1 महीना, तो यस अचानक सर। से जो आपने कंप्यूटर पे देखा होगा कि हाँ एग्जामिनर मिल गया,
दिव्या पाल सक्सेसफुली एग्जामिनर। तो वो जो आया, वो एक्सप्रेशन और वो माहौल थोड़ा सा बताइए, सर क्या हुआ था बहुत ही उस दिन? खुशी थी। उस दिन क्या हुआ था? अचानक किसने फोन किया था कि रिजल्ट आ गया है, या कहाँ से मालूम चला था? सर सब लोग इंतजार में ही थे। एक्चुअली हम्म, टेलीग्राम पर इतने ग्रुप्स बने हुए हैं। पहले तो 7 अप्रैल को ही लगा कि सब लोग उम्मीद लगाए थे कि कभी भी रिजल्ट आ सकता है। बट उसके हम्म, बाद सबको इंतजार था कि वेबसाइट पर ऑनलाइन ऑर्डर कॉपी अपलोड होगी तभी एसएससी रिजल्ट देगी। सब हम्म, बच्चे कॉल भी कर रहे थे एसएससी हेडक्वार्टर में। तो 8 अप्रैल को वो ऑर्डर कॉपी भी अपलोड हो गई ऑनलाइन। तो उसके बाद से सब लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट में थे कि बार-बार एसएससी की वेबसाइट चेक कर रहे थे कि रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा। देन हम्म, अचानक से 2 बजे के आसपास रिजल्ट आ गया था। तब बहुत ही खुशी हुई देखकर अपना नाम। हम्म। तो पहला काम क्या किया आप जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हो गया? सर सबसे पहले तो घर पर पेरेंट्स को बताया। मुझसे हम्म। ज़्यादा सर वो इंतज़ार में थे कि इतना लंबा टाइम हो गया है कि जी। रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। पहले तो उनको बताया तो बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई और बहुत ज़्यादा खुशी हुई सबको। उसके बाद फिर सारे फ्रेंड्स के कॉल आने लगे कि रिजल्ट आ गया है और कौन-सी पोस्ट मिली है, तो सबको बताया, सबको बहुत ज़्यादा खुशी हुई हम्म। कि इतने सालों की मेहनत आखिरकार सफल हुई। आखिरकार रंग ले आई। चलिए, अब आपको जो है जोन देना है, 6 जोन है आपके पास, उसमें से कौन सा ऊपर रखना है, कौन सा नीचे, उसके लिए हम लोग मिलेंगे। मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो तजुर्बा है, उसके आधार पे हम लोग डिसाइड कर लेंगे। खैर, अब हम लोग चलते हैं। ये जो तैयारी आप कर रहे थे एसएससी का, 2018 से आपने स्टार्ट किया तैयारी, 2018 का सीजीएल से, और अभी ये पूर्ण विराम लग चुका है, फुल स्टॉप लग चुका है। तो इतना जो 2-3 सालों का जो आपका ये रहा है मेहनत, इसमें क्या होता है, उतार चढ़ाव होता है। कभी डिप्रेशन में आता है, कभी किसी ने कुछ बोल दिया, इवन घर में भी कभी कुछ किसी के मुंह से निकल गया हो। तो ये सब जो होता था उतार चढ़ाव, तो इसको कैसे आप कम आउट करते थे, कैसे इसको फेस करते थे? सर बहुत ज़्यादा था। 2018 में तो क्योंकि तब तक कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था और उस वक़्त मतलब मेरी फ़ील्ड भी इतनी ज़्यादा चेंज हो रही थी क्योंकि पहले मैंने बीएड की, उसके बाद सीटेट निकाला, बट उसके बाद मैंने ब जैसे कि बताया एमएससी के लिए भी प्रिपेयर किया और इसके बीच में सर ये भी हुआ था एमएससी के लिए प्रिपेयर करने से पहले मैंने जब मेरी बीएड चल रही थी, तो मैंने बैंकिंग की भी कोचिंग ली थी। 2-3 हम्म। मंथ्स मैंने कोचिंग लिया, तो मुझे इंटरेस्ट नहीं आया, उसमें मैंने छोड़ दिया। तब भी मेरा एसएससी का मन था, मैंने सोचा कि एसएससी की प्रिपरेशन करूँ, बट तब घरवालों ने बोला कि एसएससी तो बहुत लंबा प्रोसेस है और उसमें एग्ज़ाम क्लियर तुम्हारा नहीं हो पाएगा, इतना ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, ये सब। तो हम्म। तब और कि बैंकिंग का एग्ज़ाम प्रोसेस भी बहुत फ़ास्ट है और वैकेंसीज़ भी अच्छी निकलती हैं और हम्म। एग्ज़ाम बहुत जल्दी-जल्दी होते हैं। तो उसमें चांस ज़्यादा है, तो उसकी प्रिपरेशन करो। तो एसएससी की तब मैंने प्रिपरेशन नहीं की, पर बैंक की करी तो मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं आया। फिर इसलिए मैंने फ़ील्ड चेंज की, एमएससी किया, फिर एमएससी भी छोड़ दिया। तो मेरे ऊपर तब इतना ज़्यादा प्रेशर था घरवालों का कि कोई भी फ़ील्ड में कंप्लीटली सक्सेस नहीं हो पा रहा है। तो हम्म। था कि सीरियल क्लियर होना चाहिए, एटलीस्ट अब एक जॉब चाहिए। तो हम्म। 2018 के वक़्त मैं लास्ट फाइनल स्टेज तक गई, तो ठीक था बट फाइनल रिज़ल्ट में नाम नहीं आ पाया तो पर वो वाला एक्सपीरियंस मेरे को काम आया 2019 सीरियल में। तो बैंक जब आप छोड़ दिए, फिर एमएससी में चले गए, एमएससी भी कंप्लीट नहीं हुआ? सर बताया मैंने एमएससी मेरा क्लियर हो गया था, हाँ। आईआईटी बायोटेक्नोलॉजी एमएससी हाँ, नहीं, बायोटेक्नोलॉजी में। एमएससी की पढ़ाई नहीं कर पाए ना, ये बोल हाँ रहा हूँ। जी, उसमें मैंने एडमिशन नहीं लिया। अच्छा, एंट्रेंस मेरा एडमिशन नहीं क्लियर लिया। हुआ था, बट ओके। एडमिशन नहीं लिया। तो ही घरवालों को इतना था कि करने के बाद भी छोड़ दिया। तो वो बहुत प्रेशर था कि आईआईटी छोड़कर अब कुछ नई चीज़ स्टार्ट करने कुछ जा रही नई है। चीज स्टार्ट कर दी। ओके। तो और फिर सर जब लाइफ में एसएससी, ट्विस्ट बहुत आए। हाँ, वही वही तो देखना कितना उतार चढ़ाव है, कहाँ टीचिंग का लाइन, कहाँ जी। केंद्रीय विद्यालय का सपना लिए, कहाँ केंद्रीय विद्यालय से फिर छोड़ दिए, नहीं हो पाया, फिर आईआईटी का सपना, आईआईटी में चले गए, नहीं भी गए, क्या किए, फिर वहां से निकले। तो ये उतार चढ़ाव सब होता रहा, तो ऑब्वियसली ये सब हो रहा होगा। तो कभी कभी ऐसे यस, यस। दिमाग में आया कि यार एसएससी होगा कि नहीं होगा?
लगी तो हूं मैं। सर जब 2018 में स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, तब लग रहा था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो घर से तो बहुत ही सुनना पड़ेगा, क्योंकि आईआईटी छोड़ने के बाद फिर ये सब स्टार्ट किया और ये भी नहीं होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पर जब लास्ट स्टेज तक मैं पहुँची 2018 सीजीएल में भी, तो एक कॉन्फिडेंस आ गया कि ठीक है, यहाँ तक पहुँचे हैं तो अगली बार तो करना ही है। अ, हम्म। मतलब अच्छा स्कोर लाना है, इम्प्रूव करना है और एक अच्छी पोस्ट लानी है। चलिए बहुत जी। बढ़िया। आपका जो सफलता है उसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? सर उसका क्रेडिट एक तो मेरे पेरेंट्स को जाता है। उन्होंने बहुत, स्पेशली मेरी मम्मी को। मेरे हम्म। पापा थोड़ा-सा इम्पेशेंट है, उनको रिज़ल्ट जल्दी चाहिए कि अच्छा तैयारी कर रहे हो तो रिज़ल्ट आने ही चाहिए। पर मेरी हम्म। मम्मा बहुत पोलाइट और बहुत उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेरे साथ में वो भी बहुत स्ट्रेस में रहती थी। मैं स्टार्टिंग में पहले लाइब्रेरी जाती थी, सुबह 6-7 बजे पहुँच जाती थी, तो वो मेरे लिए 5 बजे उठकर खाना भी बनाती थी। सब कुछ उनका भी स्ट्रगल मेरे ही जितना है। हम्म। फादर का भी था, उनको बहुत टेंशन थी कि हाँ, होना चाहिए क्लियर, कोई एक जॉब सिक्योर होनी चाहिए, इसीलिए इन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि एक बीएड कर लो ताकि एक जॉब सिक्योर हो जाए। पर हम्म। मेरा उसमें मन नहीं था तो वो मैंने छोड़ दिया बीएड करने के बाद। तो फिर सीजीएल की तैयारी स्टार्ट की। और दूसरी चीज़, जो मेरे फ्रेंड्स थे, जो कि लाइब्रेरी में मेरे फ्रेंड्स बने, उनसे मुझे बहुत गाइडेंस मिली। फाइनेंशियल सपोर्ट तो ऑब्वियसली हमें फैमिली से मिलता है, पेरेंट्स से मिलता है, बट वहाँ पर मुझे एक, क्योंकि मैंने कोचिंग भी नहीं ली थी प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए मैंने ऑनलाइन कोर्स परचेज़ किया था, बट प्रीलिम्स के लिए मैंने कोई कोर्स भी नहीं परचेज़ किया था और ना ही ऑफलाइन कोई कोचिंग ली थी। तो मुझे वहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे, बच्चे थे, मेरे फ्रेंड्स थे, उन लोगों से मुझे बहुत हेल्प मिली और गाइडेंस मिली। एक प्रॉपर पाथ मिला कि मुझे ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ा कि मैं क्या पढ़ूँ, कैसे मैं स्टार्ट करूँ। उन लोगों से मुझे हेल्प मिली तो मेरे लिए रास्ता थोड़ा ईज़ी हो गया कि कम टाइम में मैं सक्सेस ले सकी। हम्म। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है कि आगाज योर जर्नी और दिवाकर सर जो है वो कैसे मिले आपको? कैसे आप आए हमारे यूट्यूब चैनल पे? सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले मैं मेरा एग्ज़ामिनर पोस्ट पर जैसे इंटरेस्ट था, तो मैंने बहुत कुछ वीडियोज़ में सर्च कर रही थी कि कुछ पता चले इसके बारे में, बट इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी इस पोस्ट के लिए। तो हम्म। आपसे आप आपका चैनल था, उसमें आपने काफ़ी सारी एक सीरीज़ बनाई हुई थी, हम्म। अलग-अलग पोस्ट के बारे में आप बता रहे थे। तब मैंने हम्म। आपसे बात की आपके टेलीग्राम चैनल पर कि सर प्लीज़ अगर हो सके तो किसी एग्ज़ामिनर सर की भी एग्ज़ामिनर पोस्ट के बारे में भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन दीजिए। तब हम्म। आपने रिस्पॉन्ड किया, उसके बारे में आपका एक फिर एक सर का आपने इंटरव्यू भी लिया था एग्ज़ामिनर सर का, तो सर वो इंटरव्यू मतलब इतना अच्छा था, उसमें हम्म। सारे डाउट्स मेरे क्लियर हो गए थे, पूरा डिटेल्ड, हम्म। और वो सर भी इतना डिटेल्ड इंटरव्यू था, हर चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी कि कुछ डाउट रह ही नहीं गया था उसके बारे में। तब हम्म। मेरा कन्फर्म हो गया था कि ठीक है, अब मैं क्लियर माइंड से बिल्कुल बिना कन्फ्यूज़ हुए एग्ज़ामिनर ही फर्स्ट प्रेफ़रेंस पर रखूँगी। चलो एक होमवर्क दे रहा हूं। मुंबई अगर तुम आ जी। गए एग्जामिनर में तो मैंने उस वीडियो में उस एग्जामिनर सर का फोटो जो है चेहरा छिपाया हुआ है, राइट? तुम्हारे लिए होमवर्क है वो सर को ढूंढ के निकालना। ठीक है? और ये ठीक है वीडियो भी सर। सर देख रहे हैं, मतलब सर के पास चला ही जाएगा। ठीक है? तो मैं देखता हूं कि तुम पहचान पाती हो कि नहीं। ठीक है? क्लू ओके तुम्हारे लिए ये सर। है कि अभी वो जो है कस्टम हाउस में है, ओल्ड कस्टम हाउस में। ठीक है? तो अभी ओके। देखते हैं कि तुमको वो सर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। मिलेंगे तो मुझे कॉल करके बताना। ठीक है? सर इस वीडियो के थ्रू मैं उन सर को भी बहुत-बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। उनकी वीडियो से बहुत ही हेल्प मिला और जितने भी माइंड में डाउट्स थे एग्ज़ामिनर पोस्ट को लेकर, वो सब डाउट्स क्लियर हो गए थे और बहुत ही डिटेल में उन्होंने इवन एग्ज़ामिनर के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं लाइक डीआरआई, पीएनडी, सब चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में क्लियर किया था। हम्म। थैंक यू सर। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं, अब लास्ट ही करते हैं हम लोग कि जो फ्यूचर एस्पिरेंट हैं जो एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अभी आप देख रहे होंगे कि सीट्स जो है दिन ब दिन कम होता जा रहा है। ठीक है? अनसर्टेनिटी तो एसएससी की है ही। इवन आपकी ही कहानी देखिए, 2 सवा 2 साल लग गया। तो उस तरह के लोगों को, जो लोग चाह रहे हैं एसएससी करना,
उनके लिए आपके तरफ से क्या मैसेज रहेगा? सर मेरी तरफ से यही मैसेज है सबको कि तुम्हारे आसपास में लोग कुछ भी बोलें, बट अपनी मेहनत करते रहो। आज नहीं तो कल ज़रूर एग्ज़ाम क्लियर होगा और आप इन केस अगर एसएससी, सीजीएल में भी बहुत सारी पोस्ट हैं, कोई ना कोई जॉब आपको ज़रूर मिलेगी। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज़ करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि वही हमें एक्चुअल हमारा स्कोर इम्प्रूव करते हैं। सिलेबस खत्म होने के बाद हमारा जो स्कोर में इम्प्रूवमेंट आती है, वो मॉक्स बहुत हेल्प करते हैं उसमें। चलिए, थैंक यू दिव्या जी, इतना कीमती समय देने के लिए। और जब आप आइएगा मुंबई, अगर मुंबई मिलता है आपको तो फिर हम लोग जो है एक बार बिल्कुल, गेट टुगेदर करेंगे। ठीक है? बिल्कुल सर, ज़रूर। चलिए, हाँ जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक्स फॉर थैंक यू सर।